लीजिए भाई साहब, जिसका अंदेशा था वही शुरू हो गया। पवन खेड़ा, जिनको लेकर मैंने बार बार सतर्क किया था कि पवन खेड़ा को मत बख्शिए, पवन खेड़ा को मत छोड़िए। पवन खेड़ा ने जो अपराध किया है, जो गुनाह किया है, उसके लिए सजा मुकर्रर कर दीजिए। लेकिन असम के मुख्यमंत्री को शायद अब पवन खेड़ा से कोई दुश्मनी नहीं है। असम के मुख्यमंत्री को शायद अब अपनी पत्नी के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले और उनकी पत्नी को पूरे देश में बदनाम करने की कोशिश करने वाले पवन खेड़ा से किसी भी तरह का एतराज नहीं है, कोई उनसे बैर नहीं है। क्योंकि अब पवन खेड़ा के खिलाफ हेमंता बिस्वा शर्मा ने बोलना बंद कर दिया है और पवन खेड़ा ने इस पूरे देश के हिंदुओं को अपमानित करना शुरू कर दिया है। इस पूरे देश के हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है। और कैसे किया है यह आप सुनेंगे तो आपको भी मैं जो बोल रहा हूं उस पर यकीन हो जाएगा। पवन खेड़ा ने एक वीडियो जारी किया। यह वीडियो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हिंदुओं को लेकर है। इस वीडियो में पवन खेड़ा प्रियांक खड़गे वाले मुद्दे को बढ़ा रहे हैं, उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई जो जवाब दिया है इस पर मोहन भागवत ने कि भाई संघ को पंजीकृत होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हिंदू धर्म भी पंजीकृत नहीं है। तो इस पर क्या कह रहे हैं पवन खेड़ा? पवन खेड़ा कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दो कौड़ी का संगठन है। ये जो लोग हैं इसमें जुड़े हुए ये दो कौड़ी के हैं और इनसे ही हिंदू धर्म को खतरा है। और क्या तुलना कर दी डी कंपनी से। पवन खेड़ा कहते हैं कि जो डी कंपनी है वो भी पंजीकृत नहीं है, जितने गैंग हैं आपराधिक वो भी पंजीकृत नहीं है, इसी तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी है। इसके बाद क्या बोला उन्होंने? इसके बाद उन्होंने बोला कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहता है कि जब इस देश को हमारी जरूरत पड़ेगी तो हमारे एक एक स्वयंसेवक जाकर सरहद में होंगे, बॉर्डर में खड़े होंगे। और ये क्या कहते हैं? ऐसा कहने वाला मोहन भागवत खुद जेड प्लस सिक्योरिटी लेकर चलता है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। मैं कमजोर व्यक्ति, एक आम व्यक्ति, मेरे पास कोई हथियार नहीं, मेरे पास कोई गोला बारूद नहीं, और अगर मैं भी देश प्रेम में भाव विभोर होकर यह बोलूं कि जब देश को जरूरत पड़ेगी हम जाकर सेना के साथ खड़े रहेंगे, हम जाकर सरहद में खड़े रहेंगे, तो क्या मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है? क्या फिर मुझे पुलिस की जरूरत नहीं है? क्या मुझे फिर आर्मी की जरूरत नहीं है? लेकिन इनकी मानसिकता को देखिए कि मोहन भागवत के खिलाफ ये पूरा प्रोपेगेंडा रचने के लिए ये आर्मी का इस्तेमाल कर रहे हैं कि मोहन भागवत का ये बयान आर्मी को अपमानित करता है। यह आर्मी को अपमानित नहीं करता है, यह बयान आर्मी को उत्साहित करता है कि देश का एक एक युवा, देश का एक एक संगठन हमारे साथ खड़ा है। कभी वो अगर देश मुश्किल में आएगा तो वो कहता है कि हमें बुला लो, हम आपके साथ आएंगे। और दूसरी बात पंजीकृत होने की, पवन खेड़ा एक बात बताएं, भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन था स्वतंत्रता संग्राम का, क्या वो पंजीकृत था? क्या जो गांधी ने तमाम आंदोलन चलाए, चाहे फिर वो डांडी आंदोलन हो, डांडी यात्रा हो, नमक आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन, जितने भी रहे हो, किसी का कोई पंजीकृत होता है क्या? कभी कोई आंदोलन पंजीकृत नहीं होता। 2011-12 में जो देश में हुआ अन्ना आंदोलन, अन्ना आंदोलन का कोई पंजीकरण है क्या कि आज से यह आंदोलन शुरू हुआ, सरकार से रजिस्टर करवाए, फिर उसको पंजीकृत करवाए? जेपी आंदोलन पंजीकृत था क्या? कितने आंदोलन देश में हुए? आंदोलन कभी पंजीकृत नहीं होते हैं, विचारधारा कभी पंजीकृत नहीं होती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कांग्रेस नहीं है, कोई राजनीतिक दल नहीं है कि किसी अंग्रेज ने बनाया और उसमें हम शामिल हो गए, उसको पंजीकरण करा के अपनी सत्ता को हासिल करने के लिए हम उसमें घुस गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक विचारधारा है जिसका जन्म कब हुआ? 1925 में। विचारधारा पहले से थी, लेकिन इस विचारधारा में लोगों ने जुड़ने की शुरुआत की 1925 से, विजयदशमी के दिन। अब धीरे धीरे लोग इसमें बढ़ते गए, विचारधारा बढ़ती गई। अब विचारधारा को कैसे रजिस्टर कराया जाता है? एक विचारधारा के, समान विचारधारा के लोग समाज के हित के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए एक साथ एक कमरे में आकर बैठना शुरू कर दिए, शाखाओं में बैठना शुरू कर दिए। परिवार बढ़ता गया, एक स्थान से, एक जिले से
एक राज्य से एक देश तक पहुंच गया। आज दुनिया भर के अलग अलग देशों तक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं। अब इस पर रजिस्टर की क्या जरूरत? हाँ, रजिस्टर की जरूरत तब होती है जब हमें विदेशों से फंडिंग लेनी रहती है, जब हमें अवैध पैसा लेना होता है, तब हम रजिस्टर करवा लेते हैं। लेकिन हम विचारधारा को रजिस्टर नहीं करवा सकते। यह बात कांग्रेस को समझ में नहीं आ रही। और रही बात सुरक्षा की, तो पवन खेड़ा साहब सुरक्षा गांधी परिवार को 1991 से 2019 तक आपको पता है कौन सी मिली है? एसपीजी की। और जिस वक्त गांधी परिवार को यह सुरक्षा मिलती थी, यह सुरक्षा सिर्फ देश के प्रधानमंत्री को मिलती थी। 2019 में रिव्यू किया गया और रिव्यू में पाया गया कि अब गांधी परिवार को एसपीजी की जरूरत नहीं है। गांधी परिवार को क्या जरूरत थी सुरक्षा की? गांधी परिवार भी तो कहता है ना कि भाई हम तो देश के लिए लड़ने वाले हैं, हम तो बब्बर शेर हैं, हम किसी से नहीं डरते। तो राहुल गांधी की जेट प्लेन छीन ले क्या अभी? मतलब इस तरह की बातें जिसका कोई तर्क नहीं है कि भाई सुरक्षा क्यों लेते हैं। सुरक्षा एजेंसीज देती हैं ताकि आप जैसे हिंदू विरोधी लोग अपने मंसूबों को पूरा ना कर सकें। लेकिन पवन खेड़ा अब खुलकर हिंदू विरोध कर रहे हैं। और यह कहना कि भाई ये दो कौड़ी का संगठन है, ये किसका अपमान है? ये संघ का अपमान नहीं है, संघ का अपमान थोड़ी है, ये मोहन भागवत का अपमान थोड़ी ना है। ये अपमान उन करोड़ों हिंदुओं का है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। यह अपमान उन सनातनियों का है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा पवन खेड़ा को किसी कट्टर इस्लामिक संगठन को दो कौड़ी का कहते हुए। केरल में एसडीपीआई के समर्थन की इनकी सरकार है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन देते हैं, उसे दो कौड़ी का ये नहीं कहते। हां, लेकिन एक ऐसा संगठन जिसने भगवान श्री राम के जन्मभूमि में मंदिर बनाने के लिए आंदोलन किया, वो दो कौड़ी का है। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि हमें अंतोगत्वा अपमान सनातन का करना है, हमें अंतोगत्वा का करना है, हिंदुओं का करना है। तो हम कैसे करें? इस संगठन के सहारे करें। डायरेक्ट तो बोलेंगे तो भाई जो आज 4 राज्यों में सरकार है, 5 राज्यों में, वो भी इनकी नहीं बचेगी। तो अपमानित करना है तो दूसरे तरीके से करना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या सिर्फ पॉलिटिकल काम करता है? अब ठीक है, मैं कह रहा हूं, मैं वैसी बातें नहीं कहूंगा। पवन खेड़ा ने कहा कि भाई ये अपने आप को कल्चरल कहते हैं लेकिन ये पॉलिटिकल काम करते हैं। पॉलिटिकल काम कैसे करता है संघ? आप इस बात को समझिए। यह बात मोहन भागवत ने सार्वजनिक तौर पर बोली थी। उन्होंने कहा था कि हम व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, व्यक्तित्व का निर्माण, चरित्र का निर्माण करते हैं। 5 साल की उम्र से, 2 साल की उम्र से, 6 साल की उम्र से छोटे छोटे बच्चे या 50 साल 60 साल का बुजुर्ग भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में जाता है। वहां से वो जीवन सीखते हैं, पढ़ाई करते हैं, अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। कोई प्रोफेसर बनता है, कोई पायलट बनता है, कोई फौज में चला जाता है। इसी तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए लोग राजनीति में भी जाते हैं। उदाहरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उदाहरण अटल बिहारी वाजपेयी। तो क्या आज पवन खेड़ा इस बात को बोल पाएंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को उन्होंने दो कौड़ी का कहा? तो क्या वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दो कौड़ी का कह रहे हैं? गृह मंत्री अमित शाह को दो कौड़ी का कह रहे हैं? पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न, उन्हें दो कौड़ी का कह रहे हैं? यह है इनकी मानसिकता। क्यों? कोई संगठन अगर जय श्री राम का जयकारा लगा दे तो इनके लिए दो कौड़ी का हो जाता है। कोई संगठन अगर राम मंदिर आंदोलन के लिए अपना सहारा दे, अपना प्रयास करे, तो वो दो कौड़ी का हो जाता है। कोई आंदोलन, कोई अगर यहां पर संगठन 370 के खिलाफ बोले तो दो कौड़ी का हो जाता है। जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बताए तो दो कौड़ी का हो जाता है। आतंकवाद के खिलाफ बोले तो दो कौड़ी का हो जाता है। यह कांग्रेस की मानसिकता है, ये कांग्रेस की मानसिकता है। और इस कांग्रेस की मानसिकता को अब ये खुद पवन खेड़ा, जो एक फरारी में घूमने वाले अपराधी हैं, मैं सीधे तौर पर कह रहा हूं, अपराधी हैं, सिद्ध नहीं हुए, सिद्ध होना बाकी है अदालत से। कब होंगे सिद्ध? जब ये हिमंता बिस्वा सरकार कुछ मामले में करेगी। लेकिन खुली छूट दे दी हिमंता बिस्वा शर्मा ने, आओ हमारे हिंदू समाज को दो तुम गाली, हमें परवाह नहीं, हम जीत गए तो चुनाव।
हमने अपने आप को शेर बनकर दिखा दिया। योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे थे बीते दिन, उनका एक बयान आया, मैंने सुना। उस बयान में योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जब कोई माफियाओं से संबंधित मुद्दा मेरे पास आता है ना, मैं खुश हो जाता हूं, यह मेरा प्रिय विषय है। उन्होंने बताया कि 120 एकड़ की एक जमीन जो पुलिस की जमीन थी वो खाली करवानी थी। लास्ट दिन डीजीपी आए और उन्होंने कहा, तो योगी ने कहा कि ये तो मेरा प्रिय विषय है, अब आप फाइल रखकर चले जाइए। इस तरह का टेम्परामेंट आपको रखना होता है अपराध के खिलाफ। सिर्फ बयानबाजी करके फुदुक फुदुक के पेड़ा बना दूंगा, एड़ा बना दूंगा। पवन खेड़ा ने आपका पेड़ा बना दिया, हिमंता बिस्वा शर्मा, और आप बन के रह गए पुद्दू। ना आप गौरव गोगोई का कुछ उखाड़ पाए। माफ कीजिएगा, मेरी भाषा आज थोड़ी सी खराब हो रही है, मेरी भाषा आज थोड़ी सी मर्यादा से बाहर जा रही है। लेकिन यही मर्यादा तो फिर मैं कहूंगा क्यों तोड़ी थी हिमंता बिस्वा शर्मा ने। मैं पेलूंगा, पेल पाए। एक राज्य के मुख्यमंत्री होके पवन खेड़ा ने आपको पेल के चला गया, आपकी पत्नी को सार्वजनिक तरीके पर शर्मसार करके चला गया। आप कुछ नहीं कर पाए सिवाय अपनी सत्ता और सरकार बचाने की, हिंदुओं की भावनाओं के साथ खेलने के अलावा। देश की भावनाओं के साथ आपने खेला है। यही मामला अगर उत्तर प्रदेश में होता ना, यही मामला, तो आज पवन खेड़ा आपको ये राज्यसभा जाते हुए नजर नहीं आते, पवन खेड़ा आपको जेल में नजर आते। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जिस मुख्यमंत्री ने अपने आप को इस मामले में, मैं और मामलों की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, और आपने अच्छा किया, लेकिन अगर एक मामले में भी आपने अपने आप को झूठा साबित किया है तो वो आपके तमाम अच्छे किए गए कामों को भी झूठा साबित कर देगा, खराब साबित कर देगा। अगर पवन खेड़ा के खिलाफ कार्रवाई हो गई होती तो आज हिंदुओं को इस तरह अपमानित नहीं होना पड़ता कि पवन खेड़ा आकर हिंदुओं को इस तरह से सीधे तौर पर बोले। लेकिन ठीक है भाई, भाजपा के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। भाजपा तो मास्टरमाइंड है, भाजपा का हर स्टेप मास्टर स्ट्रोक है, भाजपा की गई हर कार्रवाई मास्टर प्लान है। होगा कोई मास्टर प्लान हिंदुओं का अपमान करवा के हिमंता बिस्वा शर्मा का? बाद में हो सकता है जब अगला चुनाव आए 5 साल बाद, या हिमंता बिस्वा शर्मा पर कोई मुश्किल आएगी उनकी सरकार पर, तो फिर पवन खेड़ा का इस्तेमाल होगा। लेकिन ठीक है, अभी कोई इस्तेमाल नहीं होगा, यह बात अब तय है।